स्वागत है आपका स्वयं की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास लेके आए हैं जो कि बायो से संबंधित होगी। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आइए चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी प्रकार पौधों में क्या पाया जाता है? तो उसी प्रकार पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है उनमें? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के ही कारण पौधे की पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। तो पौधे की पत्तियां किसकी उपस्थिति में हरी दिखाई देती हैं? तो वो क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौना पौधा यानी कि जो पौधा छोटा रह जाता है तो उसे लंबा किस प्रकार किया जाता है, या उसमें क्या केमिकल का यूज किया जाता है जिससे कि वो लंबा हो जाए? तो उसमें किया जाता है जिब्रेलिन्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वो जिब्रेलिन्स के द्वारा लंबा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पौधों में जो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तो पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको कहते हैं रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में प्राप्त करते हैं वे? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श करने पर छुमी पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? तो स्पर्श करने पर छुमी पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। किस कारण मुरझा जाती हैं? जैसे ही छुमी पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। किसके कारण मुरझा जाती हैं? तो वो मुरझा जाती हैं परधार का स्फीति दाब बदल जाता है। किसके कारण? परधार का स्फीति दाब बदल जाता है जिस कारण वो मुरझा जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं या किस लिए करते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि को मापने के में। किसके लिए करते हैं ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग? वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो वृद्धि किसकी मापते हैं? तो ये वृद्धि मापते हैं हम पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये पौधों की वृद्धि के नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं, तो इनमें से क्या है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होगा? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए कैल्शियम भी आवश्यक होगा, नाइट्रोजन भी आवश्यक होगा और फास्फोरस भी आवश्यक होगा। तो यानी पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक फास्फोरस और नाइट्रोजन और कैल्शियम में तीनों ही आवश्यक होंगे, जबकि सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। तो बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कंपानुकुंचन गति। क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति कहलाती है। तो बाह्य उत्पीड़नों द्वारा प्रेरित पादप गति कंपानुकुंचन गति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी होता है। कौन सा कारक होता है? ये फफूंदी होता है जो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का डायबैक रोग का कारण होता है। तो नींबू में जो डायबैक रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो नींबू में डायबैक रोग किसके कारण होता है? तो ये नींबू में डायबैक रोग होता है तांबा की कमी के कारण। किसके कारण होता है? तो नींबू में डायबैक रोग तांबा की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग जो है ये कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाजरा से। तो हरित बाली रोग किससे संबंधित है? तो ये बाजरा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हरे शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। तो चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? तो वो हरे शैवाल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में जो प्रसिद्ध रोग होता है, यानी कि जो धान में रोग होता है खैरा रोग, वो किसके कारण होता है? तो धान में खैरा रोग होता है ये जस्ता की कमी के कारण। किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग है वो होता है किसके कारण? तो वो होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? तो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि नीरज रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरज जो रोग है वो किससे संबंधित है या किस फसल से संबंधित है? तो अग्नि नीरज रोग जो है वो सेब से संबंधित है। तो अग्नि नीरज रोग किस में होता है? तो वो सेब में होता है। तो अग्नि नीरज जो रोग है ना वो सेब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो जो मिलीबग रोग है वो किस फसल में होता है? तो मिलीबग जो है वो होता है सरसों में होता है। कौन सी फसल में होता है? वो सरसों में होता है। तो मिलीबग रोग जो है वो सरसों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था है जो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो कौन सी अवस्था है जो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती है कैटरपिलर। कौन सी? वो कैटरपिलर है जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। ये क्या करते हैं? ये फसलों को कुतर देते हैं और पूरा नष्ट कर देते हैं, सारी पत्तियां नष्ट कर देते हैं कैटरपिलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटरपिलर जैसे टिड्डा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो जो पौधे में आर्द्र पतन रोग होता है वो होता है किसके कारण? तो वो होता है पीथियम डिबेरेनियम के कारण। किसके कारण होता है? वो पीथियम डिबेरेनियम के कारण होता है। तो पौधे का आर्द्र पतन रोग पीथियम डिबेरेनियम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट एक कौन से फसल की बीमारी है? तो ये जो करनाल बंट है ये बीमारी है कौन से फसल की? तो ये बीमारी है गेहूं की। तो करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है? तो ये एक गेहूं की बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम था केसी मेहता। क्या नाम था उनका? उनका नाम था केसी मेहता था। मेहता थे जो गेहूं से संबंधित रस्ट पर कार्य किया था जिन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है ये सैथिल रोग को। क्यों, कौन से रोग को जाना जाता है? तो रिंग रोग जो है सैथिल रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं उन्हें? ऊतक कहते हैं। तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी। तो वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कौन है? तो वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है कैम्बियम। कौन है वो? कैम्बियम है। तो वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कैम्बियम है। कौन सा है? कैम्बियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी। तो पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में जो फ्लोएम है वो आहार के लिए, वह आहार वहन के लिए उत्तरदायी। तो पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसे फ्लोएम को जो है ना वो भोजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये फ्लोएम भोजन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है। तो पेड़ पौधों में मुख्यतः जाइलम का क्या कार्य होता है? तो पेड़ में मुख्यतः जाइलम का कार्य होता है जल वाहन के लिए। क्या क्या कार्य होता है? जल वाहन के लिए।
तो इसे याद कर सकते हैं जल से जाइलम, जल से जाइलम यानी कि सेम सेम हो जाएगा, इसलिए जल से जाइलम हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।